हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सिंघल। हमारा जो टॉपिक चल रहा था 11th क्लास का बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो मैंने आपको बताया था 11th क्लास में कि बैड डेब्ट्स किसे कहते हैं। फिर हमने बात की थी डेप्रिसिएशन, डेब्टर्स एंड क्रेडिटर्स। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज लाए। आज हम बात करेंगे बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स। आज हम किसकी बात करेंगे? बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स। बैंकिंग ट्रांजेक्शन का मतलब कि ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो रिलेटेड टू किससे होते हैं? बैंक से होते हैं। भाई आज के जो युग है, आज हम जानते हैं कि आज हमारा जो मॉडर्न युग है, तो उसमें बैंक की कितनी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि हमारी जो मोदी सरकार आई थी, तो वो अपने इंडिया को क्या करना चाहता है? डिजिटल इंडिया बनाना चाहता है। डिजिटल इंडिया का मतलब कि पूरे इंडिया नॉन कैश हो जाए, कैशलेस हो जाए। कैशलेस का मतलब कि वो बिना कैश के क्या करे? बिजनेस करे। कि पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, अकाउंट्स, एटीएम का यूज करे, मतलब बैंक के थ्रू क्या करे? ट्रांजेक्शन करे। तो आज के युग में बैंक से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा क्या हो गए? इंपॉर्टेंट हो गए। तो आज हम जब बैंकिंग ट्रांजेक्शन करते हैं, तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? अकाउंट। अकाउंट क्या करना पड़ेगा? ओपन इनटू बैंक। हमें बैंक में क्या करना पड़ेगा? अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, जिसमें अपन कौन कौन से अकाउंट खोल सकते हैं? जैसे सेविंग अकाउंट्स, फिक्स डिपॉजिटेड अकाउंट, तीसरा करंट अकाउंट्स, एंड चौथा हमारा रैकरिंग डिपॉजिटेड अकाउंट्स। तो कहने का मतलब हम बात कर रहे थे बैंकिंग से ट्रांजेक्शन। तो बैंकिंग में ट्रांजेक्शन तभी कर सकते हैं जब बैंक्स में क्या होना चाहिए? अकाउंट होना चाहिए। तो हम बहुत सारे अकाउंट खुला सकते हैं, सेविंग अकाउंट, एफडी, करंट अकाउंट और एक रैकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। पहले हम किसकी बात करेंगे? सेविंग अकाउंट्स की, जिसे हम क्या बोलते हैं? बचत खाता। देखो जनरली क्या होता है, एक नॉर्मल पर्सन होता है जो कि किसी के यहाँ नौकरी कर रहा है, तो वो अपनी जो इनकम कमाता है, तो उसमें से कुछ पैसा वो सेव करके क्या करता है? बैंक में डाल रहा है। तो इसलिए वो कौन सा अकाउंट खुलाएगा? सेविंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट बिजनेस में तो खुलाते नहीं, नॉर्मल पर्सन खुलाते हैं कि जो अपनी इनकम में से कुछ पैसा सेव करके किसमें डालें? सेविंग अकाउंट में। और फिक्स डिपॉजिट का मतलब कि कई लोग क्या करते हैं कि लॉन्ग टाइम्स के लिए अपने पैसे को क्या करना चाहते हैं? सेव करना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं? बैंक में एक एफडी अकाउंट खुलाते हैं। एफडी का मतलब फिक्स डिपॉजिट, एक लंबे समय के लिए क्या कर दिया? पैसा डाल दिया, जो कि वो बार बार नहीं निकालेंगे। तो बैंक उसमें इंटरेस्ट भी क्या देती है? अच्छा देती है। उसको क्या बोलते हैं? एफडी। एक होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का मतलब कि जनरली ये जो अकाउंट होता है, मतलब दिस अकाउंट इज ओपन बाय बिजनेसमैन। ये जो अकाउंट होता है किसके द्वारा खोला जाता है? बिजनेसमैन के। बिजनेसमैन के क्यों? क्योंकि आज जब हम बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होंगे, परचेस के, सेल के, एक्सपेंसेस के, इनकम के। तो जब हम पेमेंट करेंगे तो कई बार क्या होता है, हमें कुछ पेमेंट्स बैंक के थ्रू, मतलब चेक के थ्रू करने पड़ते हैं। और चेक के थ्रू तभी तो करेंगे जब हमारे पास बैंक में क्या होगा? अकाउंट। तो जनरली बिजनेस में कौन सा अकाउंट खुलाते हैं? करंट। वो सेविंग क्यों नहीं खुलाता? क्योंकि सेविंग का मतलब है बचत, कि जो आपने पैसा कमाया था उसमें से बचाकर आप बैंक में क्या कर रहे हो? सेविंग अकाउंट खुला रहे हो। जो आप महीने में एक बार या दो बार ही ट्रांजेक्शन करोगे। अब करंट अकाउंट खुलाएंगे तो महीने में क्या, एक दिन में 10 बार 20 बार ट्रांजेक्शन करेंगे? नहीं करेंगे। कि 10 पार्टी से गुड्स खरीद रहे हैं तो 10 पार्टी को पेमेंट भी कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं तो 20 पार्टी से चेक भी आ रहा है। तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन क्या होंगे? करंट अकाउंट से होंगे। इसलिए बिजनेस में जनरली कौन सा अकाउंट खुलाते हैं? करंट अकाउंट खुलाते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि करंट अकाउंट पे जो बैंक होते हैं वो इंटरेस्ट की क्या नहीं देते? फैसिलिटी नहीं देते। कि जो करंट अकाउंट होता है उस पे बैंक क्या करता है? इंटरेस्ट की फैसिलिटी नहीं देते। लेकिन बैंक क्या करते हैं? एक बैंक ओवरड्राफ्ट आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट, जिसे बीओ बोलते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब कि कई बार क्या होता है हमारे पास, बहुत कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो हमारे पास पैसा नहीं है, तो कई बार क्या होता है बैंक आपको कुछ टाइम पीरियड के लिए एक फैसिलिटी देती है कि जिसमें बैंक आपको क्या करेगी? भी आपने जो पैसा डिपॉजिट कराया था, आप अपनी डिपॉजिट से ज्यादा पैसा क्या कर सकते हो? विड्रॉ कर सकते हो। इट्स कॉल्ड क्या कहलाता है? बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब कि समटाइम्स यू कैन विड्रॉ या यूज मोर अमाउंट योर डिपॉजिट। इट्स कॉल्ड क्या कहलाता है?
बैंक ओवरड्राफ्ट। और बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ओनली करंट अकाउंट में मिलती है। बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी खाली उन्हीं बिजनेसमैन को मिलती है जो बैंक की नजर में अच्छे होते हैं। अच्छे का मतलब कि जो बैंक की नजर में जिनकी रेपुटेशन प्लस गुडविल अच्छी है, तो बैंक उन्हीं कस्टमर्स को क्या देती है, बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देती है। किसमें, करंट अकाउंट्स में। फिर आता है अपना रेकरिंग डिपॉजिटेड अकाउंट। तो रेकरिंग का मतलब एक वर्ड्स आता है आरडी। आरडी का मतलब कि कई लोग क्या करते हैं कि अपनी इनकम में से एक साथ पैसा तो जमा नहीं करा पाएंगे, तो वो क्या करते हैं हर महीने कुछ ना कुछ पैसा अपनी इनकम से बैंक में जमा कराते हैं। वो पैसा आरडी के रूप में जाता है। कि आरडी का मतलब जैसे मान लो 2000 रुपये जमा कराए, फिर अगले महीने 2000 रुपये जमा कराए, तो पैसा क्या होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा, और उसमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो हमारी क्या कहलाती है, आरडी कहलाती है। इस तरह बैंक्स में अकाउंट्स होते हैं, और भी अकाउंट होते हैं, लेकिन मेनली जो अपन बात करेंगे किसकी बात करेंगे, करंट अकाउंट्स की। तो करंट अकाउंट की बात करेंगे, क्योंकि करंट अकाउंट जनरली कौन खुलाता है, बिजनेसमैन। करंट अकाउंट में बैंक अपने बिजनेसमैन को क्या करती है, अलग से एक फैसिलिटी देती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। और बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि आपने जो बैंक में पैसा जमा करा रखा है, तो आप उससे ज्यादा पैसा निकाल रहे हो। जैसे हमने 10,000 रुपये जमा कर रखे हैं, लेकिन कई बार चेक आ गया मान लो 15,000 रुपये का, तो पता चल रहा है कि भाई अकाउंट में है ही 10,000, तो चेक कैसे पास होगा। तो बैंक क्या करती है, कुछ टाइम पीरियड्स के लिए आपको क्या करती है, अपनी तरफ से 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देती है। उसको हम क्या बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अधिविकर्ष। कि अधिविकर्ष का मतलब कि अधिक पैसा क्या करना, विड्रॉ करना योर डिपॉजिट से, वो हमारी क्या कहलाती है, बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाती है। अब देखो यहाँ पे कुछ स्पेशल एंट्रीज होती हैं, स्पेशल एंट्रीज होती हैं जो रिलेटेड टू किससे होती है, रिलेटेड टू बैंक। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि अकाउंट ओपन इनटू बैंक। अब देखो अकाउंट ओपन इनटू बैंक, मैंने आपको बताया था कि बैंक का ट्रांजैक्शन तभी कर सकते हैं जब बैंक में क्या करेंगे, अकाउंट। और जब बैंक में अकाउंट ओपन करेंगे तो उस केस में हमें कुछ पैसा, जैसे हम बैंक में क्या करें, अकाउंट ओपन कर रहे हैं, कि हमने क्या लिखा है कि अकाउंट ओपन इनटू बैंक। जब बैंक में हम अकाउंट क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, असल में आ रही है, तो उस केस में पैसा तो जमा कराना पड़ेगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि कैश डिपॉजिटेड, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो हमने क्या लिखा, अकाउंट ओपन इनटू बैंक या कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो पहली एंट्री क्या होगी कि बैंक में खोले, तो पाने वाला कौन है, बैंक। तो बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। क्या की एंट्री हमने, बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। अब देखो यहाँ पे जो बैंक है, अब बैंक बहुत सारे हो सकते हैं, एक गवर्नमेंट भी हो सकता है और एक प्राइवेट भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट में जैसे एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया। और प्राइवेट में कौन कौन से हो सकते हैं, प्राइवेट में एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआईसी हो गया। तो कोई से भी बैंक में क्या कर सकते हैं, हम अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मतलब ये सभी बैंक क्या करते हैं, करंट अकाउंट की फैसिलिटी देते हैं, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे एक्सिस हो, चाहे आईसीआईसी, मतलब चाहे प्राइवेट बैंक हो, चाहे गवर्नमेंट बैंक हो, किसी में भी खोल सकते हैं। तो जनरली क्या होता है कि बिजनेसमैन एक अकाउंट खोलेगा करंट, वैसा तो है नहीं कि वो हर 10 बैंक में 10 अकाउंट खुला रहे। तो जब वो एक ही बैंक में क्या कर रहा है, अकाउंट खुला रहा है, तो उस केस में फिर हम सिंपल बैंक लिखते हैं। फिर बैंक का जो नाम है उसको लिखना क्या नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। मतलब जो बैंक का नाम है उसको लिखना क्या नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। हम सिंपल क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट। तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। और इसकी नरेशन क्या लिख देंगे, बिन कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब दूसरा, अब हमने जैसे बैंक में पैसा जमा करा है, तो कई बार बैंक से पैसा भी तो विड्रॉ करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे कि कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। अब जब बैंक से विड्रॉ करेंगे तो पैसा आएगा, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। नरेशन क्या लिख देंगे, बिन कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, कि कैश अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। तो हमने क्या लिखा, बिन कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक।
दो एंट्री हो गई। देखो कई बार क्या होता है, जैसे मान लो हम लिख रहे हैं यहाँ पे कि गुड्स परचेज एंड पेड बाय बैंक। हमने क्या लिखा, गुड्स परचेज एंड पेड बाय बैंक, कि हमने जो गुड्स परचेज की थी और पेड किसके द्वारा करे, बैंक के द्वारा करे। और जब बैंक द्वारा करेंगे तो उसका मतलब यहाँ से जो पैसा है वो कैसे तो जाएगा नहीं, बैंक से जाएगा। और बैंक का मतलब ऐसे लिख सकते हैं, गुड्स परचेज एंड पेड बाय चेक, या गुड्स परचेज एंड पेड बाय चेक। बैंक तो लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे, चेक। तो पैसा बैंक से जाएगा तो परचेज अकाउंट दिया टू कैश, कैश आएगा उसकी जगह क्या जाएगा, बैंक अकाउंट। नरेशन क्या लिख देंगे, बिन गुड्स परचेज। या फिर जैसे मान लो कि हम क्या लिख रहे हैं कि पेड टू राम बाय चेक, मतलब हमने राम को पे किया किसके थ्रू, चेक के थ्रू। और जब हम राम को चेक के थ्रू पे करें, पे का मतलब होता है कि यहाँ पे पेमेंट करें किसके थ्रू, चेक के थ्रू। अब यहाँ पे जैसे राम हो गया, या फिर जो भी हमारे पास क्रेडिटर्स हो गए जिससे हमने गुड्स परचेज कर रखी या पैसा बोरो कर रखा, तो उनको हम पेमेंट करें तो एंट्री क्या होगी कि जो भी पाने वाला है डेबिट बाय रिसीवर। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट। और नरेशन क्या लिख देंगे, being paid by check, being paid by check। तो इस तरह के हमारे यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। फिर एक हमारी क्या हो सकती है कि असेट्स परचेज एंड पेमेंट जो मेड है, पेमेंट मेड बाय चेक, मतलब जो हमने असेट्स परचेज की और जो पेमेंट करे वो किसके थ्रू करे, चेक के थ्रू। तो हमारे पास क्या जाएगा, असेट्स अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट आ जाएगा, क्योंकि असेट्स आ रही है और पैसा जा रहा है। पैसा कहाँ किससे आ रहा है, बैंक से, तो बैंक का बैलेंस कम होगा इसलिए टू बैंक अकाउंट कर देंगे। तो नरेशन क्या लिखेंगे, बिंग असेट्स परचेज। समझ आ रही। तो यहाँ पर अब जैसे कोई एक्सपेंसेस हो गया, या फिर हम क्या लिख सकते हैं कि एक्सपेंसेस चुकाए पेड बाय चेक। तो क्या लिख देंगे हम, एक्सपेंसेस अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट। नरेशन क्या लिख देंगे, बिंग एक्सपेंसेस पेड बाय चेक। अब एक्सपेंसेस का मतलब कुछ भी हो सकता है रेंट हो सकता है इंटरेस्ट हो सकता है कमीशन हो सकता है सैलरी हो सकता है वेजेस ईटीसी। तो बहुत सारी क्या हो सकते हैं, एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि कई बार, अब जैसे मैंने क्या लिखा था कि जनरली रेंट पेड, तो रेंट पेड कर रहे थे। अब बैंक के बारे में कुछ नहीं कर रहा था, तो हम किस वर्ड यूज करते हैं, कैश, क्योंकि रेंट इज द एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस एंड कैश इज गोइंग फ्रॉम द बिजनेस। तो यहाँ पे हम जो रेंट पे कर रहे हैं वो बाय चेक के थ्रू करें, मतलब चेक द्वारा, मतलब कि रेंट का जो हमने पेमेंट किया वो बैंक बैलेंस से किया। और जब बैंक बैलेंस से किया तो बैंक का बैलेंस क्या होगा, रिड्यूस होगा, नहीं होगा। तो हम एंट्री क्या करेंगे, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब जो भी नाम हो रहा है, चाहे वो रेंट हो, चाहे इंटरेस्ट हो, चाहे कमीशन हो, चाहे सैलरी हो, चाहे वेजेस हो, तो हम उनको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और क्रेडिट किसको करेंगे, बैंक अकाउंट को। तो क्या लिखेंगे, एक्सपेंसेस अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाय चेक। फ्रेंड्स, हमने एक वर्ड्स की बात की थी जिसका नाम क्या था, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब बताया था जब व्हेन विड्रॉ कैश या कोई गुड्स फॉर पर्सनल यूज, इट्स कॉल्ड, क्या कहलाता था, इट्स कॉल्ड ड्राइंग्स कहलाता था। कि जब हम कैश या गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं तो वो हमारी क्या कहलाती थी, ड्राइंग्स कहलाती थी। आज जैसे मान लो हम बात करें कि ड्राइंग्स की, तो अगर हम जैसे बैंक से अगर पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं, मैं क्या कह रहा हूं कि कैश को विड्रॉ
विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बैंक। कहां से? बैंक से। हम पैसा कहां से निकाल रहे हैं? बैंक से। तो जब बैंक से निकालेंगे तो बैंक का बैलेंस कम होगा, तो अब एंट्री जो भी वो क्या होगी? बैंक अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट, क्या होगी? बैंक अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट। नरेशन क्या लिख देंगे? बिंग कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, मीन कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, कि हमने बैंक से क्या किया? पैसा विड्रॉ किया। तो नरेशन को एंट्री क्या हुई? बैंक अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट। अब देखो एक चीज अपने को समझनी, आज एक ट्रांजेक्शन है जैसे कि चेक रिसीव फ्रॉम डेटर्स, तो हम क्या लिख रहे हैं कि चेक रिसीव फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स का मतलब कि जैसे मान लो अगर हम किसी कस्टमर को उधार माल बेच रहे हैं या कोई कस्टमर हमें पैसा दे रहा है, किसके थ्रू? चेक के थ्रू। चेक रिसीव फ्रॉम डेटर्स। वैसे तो एंट्री क्या होनी चाहिए कि चेक आ रहा है, तो मतलब बैंक अकाउंट डीआर टू डेटर्स अकाउंट, या बैंक अकाउंट डीआर टू डेटर्स। डेटर्स का मतलब कि जो देने वाले हैं, तो उसको क्या बोल सकते हैं? डेटर्स अकाउंट। तो नरेशन के लिख सकते हैं कि बिंग चेक रिसीव फ्रॉम डेटर्स, कि हमने क्या लिखा? चेक रिसीव फ्रॉम डेटर्स। हमने एंट्री किया कि बैंक अकाउंट डीआर टू डेटर्स अकाउंट। नरेशन के लिख रहे हैं बिंग चेक रिसीव फ्रॉम डेटर्स, कि मतलब हमने डेटर्स से क्या प्राप्त किया? चेक प्राप्त किया, नहीं किया। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि अब जब हम जो डेटर से जो चेक प्राप्त करें, तो क्या हम उसको सेम डे डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यस या नो? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि सेम डे का मतलब कि जिस दिन चेक मिला उसी दिन बैंक में जमा करा रहे हैं या फिर उसके अदर डे जमा करा रहे हैं। देखो कई बार क्या होता है, जैसे मान लो चेक आज मिला और हम आज बैंक में जमा नहीं करा रहे। जैसे मान लो ये एक अकाउंटेंट है, अब इसमें क्या क्या? ये पार्टी है, पार्टी। तो पार्टी का मतलब जो हमारे कस्टमर्स बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? कस्टमर। इस कस्टमर्स ने हमें क्या किया? 10,000 रुपए का चेक दिया, उसका मतलब हम चेक को क्या करें? रिसीव। अब ये क्या होता है, ये जो अकाउंटेंट है ना, वो अपन बैंक में अकाउंट खुलाते हैं, तो बैंक हमें क्या देती है? पासबुक देती है। और ये जो अकाउंटेंट होता है वो कैश में क्या करता है? कैश अकाउंट, कैश बुक बनाता है, जिसमें वो अलग से क्या बना रहे हैं? बैंक का कॉलम। अब जैसे ही चेक मिला 10,000 का, अब जैसे ही 10,000 का चेक मिला, अगर इस चेक को हम एंट्री करें कि बैंक अकाउंट डीआर टू डेटर्स, तो हमने क्या किया? जो बैंक है उस बैंक के बैलेंस को हमने क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। कि जैसे हमें 10,000 का चेक मिला तो हमने क्या किया? बैंक के बैलेंस को इंक्रीज कर दिया। लेकिन वो चेक हमने बैंक में जमा नहीं कराया, हमने सोचा 2-3 दिन बाद जमा करा देंगे, और चेक मिला 10 जुलाई को और हम बैंक में जमा करा दें 15 जुलाई को। अब बताओ बैंक वाला जो एंट्री वो 15 जुलाई को करेगा या 10 जुलाई को करेगा? 15 जुलाई को करेगा, क्योंकि बैंक के पास चेक तो 15 जुलाई को आ रहा है और हमको चेक कब मिल गया था? 10 जनवरी को। मतलब जिस दिन चेक मिला उस दिन जमा कराएंगे? नहीं, जिस दिन चेक मिला उसके 5 दिन बाद या अदर डे में जमा करा रहे हैं। अब अदर डे में जमा करा रहे तो हमारे यहाँ पे जो बैंक का बैलेंस था वो तो बढ़ गया, लेकिन जो पासबुक है उसका बैलेंस बढ़ा गया नहीं। क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि जब तक चेक नहीं आएगा तो बैंक पासबुक के बैलेंस को कहां से बढ़ाएगी? तो मतलब इस इतने टाइम के लिए दोनों के बीच में क्या है? डिफरेंस आ रहा है नहीं आ रहा है? तो दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है। अब जब डिफरेंस आएगा तो इसको दूर करने के लिए अपन पढ़ेंगे BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हमारा एक चैप्टर आता है जिसमें हम ये मानते हैं कि कैश बुक और पासबुक दोनों का बैलेंस क्या होना चाहिए? बराबर। क्योंकि जितना हम बैंक का बैलेंस मेंटेन करके चल रहे हैं उतना ही तो बैंक क्या करेगी? पासबुक का मेंटेन बैलेंस करेगी। अगर हमने बैंक में 10,000 डिपॉजिट कराया तो बैंक भी कितने जमा करेगी? 10 ही करेगी ना। तो अंतर क्या होता है? टाइमिंग डिफरेंस का, कि हमने उस व्यक्ति से चेक तो आज लिया लेकिन जमा कब करा रहे हैं? 15 मार्च को। तो दोनों के बीच में 5 दिन का डिफरेंस आ रहा है नहीं? 5 दिन तक दोनों के बैलेंस में क्या आएगा? अंतर। यहाँ तो बैलेंस ज्यादा है और यहाँ पे कम आएगा।
इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जब हम किसी व्यक्ति से चेक ले रहे हैं तो हमें इस ट्रांजेक्शन का ध्यान रखना है कि जिस दिन मिला है अगर उसी दिन बैंक में जमा करा रहे तब तो एक एंट्री होगी, लेकिन जिस दिन मिला है उसके अदर डे बैंक में जमा कराएंगे तो तब दो एंट्री होगी। दो एंट्री क्यों होगी? जिससे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस अराइज नहीं। तो देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये वाली एंट्री कब पास करनी है? बैंक अकाउंट दिया टू डिटेल्स, जब हम क्या करें कि चेक डिपॉजिट इनटू बैंक सेम डे, अगर हम सेम डे में बैंक में जमा करा दें। अगर यदि इफ चेक नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमने क्या लिखा? इफ चेक नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक सेम डे, तो क्या करेंगे यहां पे? टू एंट्रीज पास्ट, फर्स्ट चेक रिसीव्ड, एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डीआर टू डेटर्स अकाउंट, और सेकेंड एंट्री कब होगी? ये एंट्री कब करेंगे? जब व्हेन चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। एंट्री क्या करेंगे? यह लिख देता हूं मैं, ये वाली एंट्री यहां पे क्या जाएगी? बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। देखो अगर हम इन दो की अलग अलग एंट्री करें, अगर इन दोनों की कंबाइंड एंट्री करते हैं तो क्या बनती? कंबाइंड एंट्री तो ये बनती कि बैंक अकाउंट डीआर टू डेटर्स अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे कैश एक बार डेबिट हो रहा है, इधर से मिल जाता है, एक बार क्रेडिट हो रहा है, तो कैश का जो डेबिट एंड क्रेडिट है दोनों का बैलेंस क्या हो जाता? फिनिश हो जाता। तो सिंपल एंट्री क्या बनती? बैंक अकाउंट डीआर टू डेटर्स। लेकिन हमने ये दो एंट्री इसलिए पास की क्योंकि कैश बुक और पासबुक दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस के इफेक्ट को फिनिश करने के लिए दो एंट्री पास की। क्यों? क्योंकि जिस दिन चेक मिला है हम उसी दिन बैंक में नहीं जमा कराएंगे और हम एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डीआर टू डेटर्स, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा कि हमारे यहाँ तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा लेकिन पासबुक का बैलेंस बढ़ेगा नहीं, क्योंकि बैंक बोलेगी भाई चेक आएगा तभी तो हम डिपॉजिट करेंगे बैंक में। तो इस इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम दो एंट्री पास करते हैं। ये दो एंट्री तब पास होती है कि जिस दिन चेक मिला उसी दिन हम बैंक में जमा नहीं करा रहे, अदर डे में करा रहे। पहली एंट्री पास हुई चेक रिसीव की, और दूसरी जब बैंक चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, तो बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। तो कंबाइंड एंट्री तो ये बनती, लेकिन ये एंट्री तब करनी जब सेम डे बैंक में जमा करा रहे हैं। बाकी अल्टीमेटली इफेक्ट तो वही आना है, बस खाली रेक्टिफिकेशन ना हो, बीआरएस अराइज ना हो, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि दो एंट्री पास करते हैं। ठीक है।